न्यायपालिका से क्या अभिप्राय है? उच्चतम न्यायालय के गठन तथा उसकी शक्तियों पर प्रकाश डालना। सबसे पहले देखेंगे न्यायपालिका क्या होती है। भारत में क्या है भाई, हमारी एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बना रखा है, ठीक है, शासन व्यवस्था बना रखी है, जिसमें न्यायपालिका भी क्या है, एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह केंद्र और राज्य के बीच एक मध्यस्थ का कार्य करती है और उनके बीच होने वाले विवादों का निपटारा करती है। देखो भाई, नाम से ही पता लग रहा है न्यायपालिका, ठीक है, जो क्या करती है, जो मान लो स्टेट और सेंटर के बीच में कभी भी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, उनको सोल्व आउट करने में हेल्प करती है, ठीक है। सबसे ऊपर वाले शिखर पर क्या है, सबसे ऊपर हमारा सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट एंड और उसके नीचे अन्य जितने भी कोर्ट हैं वो आते हैं। भारत का उच्चतम न्यायालय, भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था है जिसमें सबसे शीर्ष पर हमारा बड़ा न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और अपील का अंतिम न्यायालय है, ठीक है। न्याय व्यवस्था है जिसमें सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा है हमारा भाई, सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर है हमारा, ठीक है। और स्टेट के अंदर देखा जाए तो हाई कोर्ट सबसे ऊपर होता है और सेंटर के अंदर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर होता है। अब देखते हैं भाई उच्चतम न्यायालय की रचना किस प्रकार होती है। मूल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो भी कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य जजेस की व्यवस्था थी, परंतु संसद ने इनकी संख्या को बढ़ाने का अधिकार भी संविधान ने दिया है। 1957 में संसद ने यह संख्या 7 से बढ़ाकर 11 कर दी और 1960 में उच्चतम न्यायालय के कार्यभार को देखते हुए यह संख्या 11 से बढ़ाकर 13 कर दी गई। 1978 में कानून पास करके 13 से बढ़ाकर 18 कर दी और एक मुख्य न्यायाधीश और 17 अन्य न्यायाधीश निश्चित कर दिए गए। अब इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 25 अन्य न्यायाधीश हैं। देखो भाई, जो हमारे कोर्ट की संरचना थी वो कैसे बनाई गई, उच्चतम कोर्ट, यानी कि यहाँ पर बात हो रही है सर्वोच्च न्यायालय की, सुप्रीम कोर्ट की। तो जैसे हमारा संविधान लागू हुआ उस टाइम पर क्या है, ये बोला गया कि 7 जज इसके अंदर होंगे, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे इसमें क्या है बढ़ोतरी होती गई, काम बढ़ता गया, तो इनकी संख्या भी क्या है समय समय पर बढ़ती गई है, यानी कि 7 से बढ़कर 11 हुई, 11 से बढ़कर 18 हुई और एट प्रेजेंट टोटल हमारे सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजेस हैं वे 26 हैं। 26 में से हमारे एक क्या होता है, हमारा मुख्य जो मेन होता है सबसे ऊपर वो वाला जज होता है और 25 अन्य जजेस होते हैं, ठीक है। अब है न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है। न्यायाधीश यानी कि जो भी जजेस नियुक्त होंगे उनकी नियुक्ति कैसे होगी, उनकी क्या क्या योग्यताएं होंगी, क्या क्या कार्यकाल होगा, क्या क्या उनके पास पावर होंगी, क्या क्या क्षेत्राधिकार होगा और क्या क्या उच्चतम न्यायालय की स्थिति रहेगी, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ तक एक बार फिर से ओवरव्यू दे देती हूँ। न्यायपालिका क्या होती है, भारत के अंदर एक शासन व्यवस्था बना रखी है, ठीक है, एक सिस्टम बना रखा है और उस सिस्टम में अगर मान लो सेंटर और राज्य स्टेट के बीच में कभी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं तो उनको सोल्व आउट करने के लिए हमें न्यायपालिका की जरूरत पड़ती है, यानी कि कोर्ट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो भारत में जो सबसे बड़ा कोर्ट है वह सुप्रीम कोर्ट है और फिर स्टेट में जो सबसे बड़ा कोर्ट है वह हाई कोर्ट है। अब यहाँ पर किस प्रकार से इसकी संरचना की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हमारा संविधान बना तो कुल 7 जजेज को बताया गया था कि इसके अंदर जरूरत है, लेकिन जैसे जैसे समय के अकॉर्डिंग काम बढ़ता गया इन जजेज की संख्या भी क्या है आपकी इंक्रीज होती चली गई। 7 से बढ़कर 11 हुई और 11 से बढ़कर 18 हुई और एट प्रेजेंट 26 सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस होते हैं, जिसमें एक जजेस मुख्य होता है और बाकी अन्य जजेस होते हैं। अब देखते हैं भाई जो न्यायाधीश है, जो जज हैं, उनकी नियुक्ति कैसे होती है, ठीक है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है परंतु पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन पूर्ण रूप से वह भी स्वतंत्र नहीं है कि एक अकेले के बिहाफ पे उसने उसकी नियुक्ति कर दी, नहीं, उसको क्या करना पड़ता है, जितने भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय हैं या न्यायाधीश हैं, राज्य के हाई कोर्ट के जितने भी न्यायाधीश हैं, उनसे पहले सलाह मशवरा करना पड़ता है। उसके बाद, ताकि किसी को ये ना लगे कि राष्ट्रपति कोई पक्षपात कर रहा है, तो सबसे सलाह मशवरा करने के बाद निष्पक्ष होकर न्याय कर सके, ठीक है।
इस प्रकार क्या है, एक न्यायालय की नियुक्ति, एक न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। यानी कि क्या करेगा, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति क्या करेगा, जितने भी सर्वोच्च न्यायालय के जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जजेज हैं उनके साथ बैठेगा, उनकी मीटिंग, साथ में ही हाई कोर्ट के जितने भी न्यायाधीश हैं उनके सबसे क्या है, मीटिंग करेगा, उनसे बातचीत करेगा। फिर उनसे बातचीत करने के बाद जो वे अपनी राय देंगे, उनकी राय पर किसी एक व्यक्ति को वह मुख्य न्यायाधीश घोषित कर देता है। ठीक है, ताकि सब किसी के साथ भी पक्षपात ना हो, सबकी सहमति से। परंतु सन 1973 में जब श्री अजीत नाथ रे को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया तो पुरानी परंपरा को छोड़ दिया गया। इस पर श्री एन रे तीन वरिष्ठ न्यायाधीशों को छोड़कर एन रे मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। इस पर तीनों वरिष्ठ न्यायाधीशों ने अपने त्याग पत्र दे दिए। लेकिन एक ऐसा मामला भी आया, ठीक है, 1973 में जब ए एन रे को क्या है, मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। इससे जो उससे पहले तीन, यानी कि उससे जो सीनियर तीन जजेस थे उनको छोड़कर, ये चौथे नंबर का था, जो इससे पहले तीन सीनियर और बैठे थे उनको छोड़कर इसको मुख्य न्यायाधीश बना दिया। तो जो तीन न्यायाधीश थे उन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया और बोला कि ये वरिष्ठता का उल्लंघन किया गया है, जिस पर श्री खन्ना ने अपना त्याग पत्र, और इस पर पूरे देश में काफी प्रतिक्रिया हुई। उसके पश्चात से अब तक न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय हमेशा वरिष्ठता की परंपरा का पालन किया गया है। लेकिन ये केस होने के बाद, यानी कि 1973 से आज तक, अब तक जो सीनियर होगा, मोस्ट सीनियर, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, उनमें से जो मोस्ट सीनियर होगा उसी को सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश घोषित किया जाता है। तो ये है न्यायाधीश की नियुक्ति। उसके पश्चात उसकी क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए एक जज बनने के लिए। एक तो भारत का नागरिक हो, कम से कम 5 साल तक हाई कोर्ट में क्या हो, रह चुका हो, जज रह चुका हो, या राष्ट्रपति की दृष्टि से वह स्पेशल विशेषज्ञ हो। ये बात इसने बताई है। एक या अधिक उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश रह चुका हो, उच्च न्यायालय कम से कम 10 वर्ष तक का कार्यकाल है कंप्लीट कर चुका। इसने बोला है कम से कम 5 साल तक किसी एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में न्यायाधीश रह चुका हो, या फिर दूसरी कंडीशन कम से कम 10 वर्ष तक वकालत कर चुका हो। ठीक है, ये वाली बात बताई है। तो ये दो चीजें इसने बताई। उसके बाद देखते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है। इनकी एज होती है भाई 65 ईयर। बाकी जनता 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट हो जाती है, लेकिन जो न्यायाधीश होते हैं, जो जज होते हैं, उनके रिटायरमेंट टाइम 65 ईयर्स होता है। रिटायर के पश्चात इनको अच्छी पेंशन मिलती है और वे रिटायर होने के बाद किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। वे अपने पद से त्याग पत्र भी दे सकते हैं, और या फिर राष्ट्रपति आसानी से इनके पद से, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति आसानी से इनके पद से नहीं हटा सकते, परंतु दोनों सदन अपनी अलग अलग बैठकों में सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उस सदस्यों के 2/3 मत के अयोग्यता या भ्रष्टाचार का दोष लगाकर किसी भी न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव पास करवा सकते हैं। देखो भाई, इसने बोला है अगर देखा जाए तो सही ढंग से कोई चल रहा है तो 65 ईयर क्या है, रिटायरमेंट की एज है। वैसे तो कोई भी किसी न्यायाधीश को नहीं निकाल सकता, राष्ट्रपति के पास भी पावर नहीं है, लेकिन अगर उसी की काउंसिल में से, यानी कि उन जजेज की जितनी जनसंख्या, अगर उसमें से 2/3 जनसंख्या जिस जजेस को निकलवाना चाहती है उसके खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला लगा रखा, तो प्रस्ताव पास करके उसको हटाया जा सकता है। ठीक है, मान लो कोई भ्रष्टाचार करता है या कुछ, तो क्या है, 2/3 लोगों की वोटिंग करवा के, यानी कि वोटिंग करवा के सब में से अगर 2/3 लोग उसके खिलाफ हैं तो उसको पद से हटाया जा सकता है। उसके बाद है एक उच्चतम न्यायालय की शक्तियां, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की। देखो, इसमें कंफ्यूज मत होना, उच्च तो होता है हाई, उच्चतम होता है सुप्रीम कोर्ट। इसके पास क्या क्या शक्तियां भाई, एक तो है ओरिजिनल जुडिशरिक्शंस, यानी कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपील सुनने का अधिकार है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करने का अधिकार है, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है, परामर्श देने का अधिकार है, और इसके अलावा भी कुछ अन्य पावर्स इनके हाथ में। तो सबसे पहले आता है इनका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। क्या क्या आती है भाई इसकी पावर में? सबसे पहली पावर आती है
सेंटर या स्टेट के बीच कोई भी झगड़ा हो जाता है तो वो सुप्रीम कोर्ट ही सोल्व करता है। अगर राज्यों के बीच, ये तो था सेंटर और स्टेट के बीच में, अगर दो स्टेट के बीच में भी हो जाता है तो उसको भी क्या है, सुप्रीम कोर्ट ही सुलझाता है। यदि सरकार किसी नागरिकों के मौलिक अधिकारों को ठेस पहुंचाए या उन्हें छीनने का प्रयत्न करे तो उसका मुकदमा भी सुप्रीम कोर्ट में चलता है। उसके बाद है अपील सुनने का अधिकार। यहाँ पर अपील सुनने का भी अधिकार है। यह अपील केवल उच्च न्यायालय के फैसलों के विरुद्ध ही की जा सकती है। मान लो कोई हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध है तो वह सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता। नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा। हाई कोर्ट नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। यदि कोई नागरिक यह समझे कि सरकार ने उसके मौलिक अधिकारों को ठेस पहुंचाई है तो उच्चतम न्यायालय में कई प्रकार का अभिलेख जारी कर सकता है और कानून को अवैध घोषित करवा सकता है। उसके बाद है आपकी संविधान की व्याख्या करना। जो उच्चतम न्यायालय है उसका महत्वपूर्ण कार्य संविधान की व्याख्या करना, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में उसको एक्सप्लेन करना है, उसकी रक्षा करना है। अगर मान लीजिए इसको लेकर कोई भी न्यायालय द्वारा यानी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा मान लीजिए संविधान की व्याख्या के बारे में कोई भी मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसकी व्याख्या की जाती है और उसका निर्णय ही अंतिम निर्णय माना जाता है। ठीक है। इसके अतिरिक्त यदि सुप्रीम कोर्ट को यह विश्वास हो जाए कि संसद द्वारा बनाया गया कोई भी कानून, कोई आदेश संविधान का उल्लंघन करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको भी रद्द कर सकता है। ठीक है, उस घोषणा को भी रद्द कर सकता है। परामर्श देने का अधिकार। उच्चतम न्यायालय किसी भी कानूनी या संवैधानिक मामले पर राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है, परंतु इस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति को बाध्य नहीं कर सकता। और अन्य पावर क्या क्या है इसके हाथ में? सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी है। इसका निर्णय लिखित होता है और वे देश में सब व्यक्तियों और संस्थाओं पर लागू होता है। उसके बाद है आपका हाई कोर्ट किसी भी व्यक्ति को अपने सामने उपस्थित होने और किसी भी कागज पत्र को पेश करने का आदेश दे सकता है। अब एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, क्या क्या है भाई इसकी पावर। एक तो अगर स्टेट के अंदर सेंटर के बीच में झगड़ा होता है उसको सुलझाता है, दूसरा दो स्टेट के बीच में होता है तो उनको सुलझाता है, और कोई नागरिक अगर हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध है तो सुप्रीम कोर्ट में वह अपना केस डाल सकता है। दूसरी पावर क्या है? अपील सुनने का अधिकार, कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर डालता है तो अपील सुनने का भी उसको पूरा अधिकार है। उसके बाद है नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। सारे के सारे जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी रक्षा करने का अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट का है। संविधान की व्याख्या करना। देखो फिर एक क्या था हमारा, संविधान की व्याख्या करना। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है उसकी भी व्याख्या करने का अधिकार क्या है, संविधान का है। अगर मान लो कोई भी कानून पास कर दिया जाता है और सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि ये ठीक नहीं है तो वह उस कानून को भी रद्द कर सकता है। परामर्श देने का अधिकार, राष्ट्रपति को सलाह देने का अधिकार भी है हमारे सुप्रीम कोर्ट को। और कुछ अदर पावर्स हैं जैसे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी इसको बोलते हैं, यानी कि यहाँ पर जो भी न्याय किया जाता है वो लिखित में होता है। उसके बाद किसी भी व्यक्ति को अपने सामने उपस्थित होने और किसी भी डॉक्यूमेंट को पेश करने का भी आदेश दे सकता है। तो ये थे हमारे सुप्रीम कोर्ट की पावर्स। या समझ में आ गई है सुप्रीम कोर्ट की पावर। उसके बाद आती है सुप्रीम कोर्ट की स्थिति, सिचुएशन, इसकी स्टेटस कैसा है। ठीक है, तो ऊपर जितनी भी दी गई है हमारी सुप्रीम कोर्ट की जितनी भी पावर्स के बारे में बताया गया है, ये देश का क्या है, सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली कोर्ट होता है और राष्ट्र का अंतिम न्यायालय होता है। सबसे ऊपर और अंतिम न्यायालय होता है, यानी कि इसका जो फैसला आ गया वो अंतिम में फैसला माना जाता है। इसके बाद कहीं पर भी व्यक्ति अपील नहीं कर सकता। ठीक है, ये क्या है, विधानमंडल को, कार्यपालिका को मनमानी करने से रोकता है। ठीक है, देश के सभी व्यक्तियों, संस्थाओं और न्यायालयों को इनके निर्णयों को मानना पड़ता है। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। अगला है आपका न्यायिक सक्रियता क्या है। न्यायिक सक्रियता, आरती पढ़ दे बेटा, पहले फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ना, उसको एक्सप्लेन करूंगी, उसके बाद अगला पैराग्राफ पढ़ना।
देखो भाई, न्यायिक सक्रियता यानी कि इसने बोला है आपका, इसका अभिप्राय ये होता है कि जितने भी हमारे जुडिशियल रूलिंग है उनसे है, ठीक है, जितने भी रूल हैं हमारे उनसे है, ठीक है। तो जिसमें वर्तमान विधि पर होने की बजाय व्यक्तिगत, यानी कि ये बता दिया कि यहाँ पर व्यक्तिगत या कोई भी राजनीतिक आधार है उस पर होने की इसकी आशंका, यानी कि इसमें कोई ना कोई इंटरफेयर कर रहा है, यानी कि न्याय के अंदर आपकी कोई ना कोई इंटरफेयर कर रहा है, वो या तो कोई पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है या कोई पर्सनल उसके वे हो सकते हैं, ठीक है। तो न्यायिक सक्रियतावादी की परिभाषा किन निर्णयों को सक्रियतावादी कहा जाए, ये विवाद का विषय है, बाकी इसका आगे पढ़ेंगे तब पता लगेगा। देखो बेटा, न्याय सक्रियता यानी कि न्याय में एक्टिवेशन, एक्टिव तरीके से पार्टिसिपेट करने का अर्थ है कि जो न्यायपालिका है उसके द्वारा निभाए जाने वाले एक्टिव पार्टिसिपेशन से है यहाँ पे, ठीक है, सक्रिय भूमिका से है, जिसमें राज्य के जितने भी पार्ट हैं उनके जितने भी संवैधानिक जो भी कार्य है उनको करने को बाध्य करे, यानी कि कोई भी अगर वह कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई भी काम कर रहा है तो उसको हम क्या है रोक भी सकते हैं। तो इसमें वे सारे पार्ट या वे सभी कार्य संपादित करने में सफल रहे जो जनतंत्र और विधि के द्वारा न्यायपालिका में सकते, कितनी डिफिकल्ट हिंदी दे रखी है, इसमें वे पार्ट है या वे काम है उन सबको इसके अंदर संकलित किया जाता है, उन सबको जो क्या है करने में सफल रहे, और जो भी क्या है पब्लिक के द्वारा या हमारे जो भी कानून के द्वारा है न्यायपालिका उनकी शक्तियों भूमिकाओं का निर्वाह सीमित समय के लिए करेगी। ये सक्रियता जनतंत्र की शक्ति तथा जन विश्वास को पुनर्स्थापित करती है। देखो बेटा, फिर से समझा रही हूँ, न्याय सक्रियता का अर्थ होता है न्यायपालिका द्वारा सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभाना, ठीक है, यानी कि एक्टिव पार्टिसिपेशन से है। तो ये क्या कर सकता है, अगर कोई संवैधानिक अधिकार से कोई गलत काम करता है तो उसको भी रोक सकता है, उसके ऊपर रोक लगा सकता है, ठीक है, या जो भी क्या है कोई भी जनतंत्र है, हमारी जनता है या शासन के द्वारा कोई भी न्यायपालिका है उसकी शक्तियों भी क्या है इसी के अंदर आती है हमारी न्यायिक सक्रियता के अंदर, ताकि अपनी शक्तियों की भूमिकाओं का निर्वाह सीमित समय के लिए करेगी। ये सक्रियता हमारी जनसंख्या की शक्ति और जन विश्वास को पुनर्स्थापित करती है। अगर हम ये दिखाते हैं कि जो कोर्ट है वह आपके साथ है, आपके साथ कोई अन्याय नहीं होगा, तो लोगों की क्या है विश्वास और शक्ति इसके ऊपर बढ़ जाती है, ठीक है। तो न्यायिक सक्रियता का मतलब होता है जो न्यायालय है या न्यायपालिका है अपनी जो भूमिका है एक्टिव तौर पर अपनाती है, यानी कि मान लो एक बंदे ने कोई भी कोर्ट में केस डाल दिया, ठीक है, कोर्ट में केस डाल दिया, तो यहाँ पर न्यायिक सक्रियता का मतलब है कि कोर्ट जल्द से जल्द उस केस को सोल्व आउट करने की कोशिश करेगी। ये होती है सक्रियता, यानी कि एक्टिव रहना। मेन मीनिंग क्या है, एक्टिव रहना यहाँ पर, ठीक है। अगर सक्रियता नहीं होती, एक्टिवनेस नहीं होती तो वो केस क्या है पेंडिंग पड़ा रहेगा, पेंडिंग पड़ा रहेगा, ठीक है। आगे पढ़ो। देखो पढ़ो पढ़ो, पूरा कंप्लीट कर दो। हाँ कंप्लीट कर दो। देखो, जुडिशरी एक्टिवनेस ये क्या होता है, एक जिम्मेदारी से अपना काम करने की बात कही गई है।
सक्रियता का मतलब एक्टिव तरीके से पार्टिसिपेशन करना। तो यहाँ पर न्यायपालिका की सक्रियता एक जिम्मेदारी या ठीक है, एक जिम्मेदार शासन के कार्यों को करने का एक प्रयास है, ठीक है, कि एक जिम्मेदारी से वह अपना काम कर रही है। ये पार्टिसिपेशन न्यायिक प्रयास है जो मजबूरी में किया गया। यह शक्ति उच्च न्यायालय तथा सुप्रीम कोर्ट के पास ही है, यानी कि पार्टिसिपेशन की यानी कि एक्टिवनेस की ये सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ही पास है। यानी कि वो दोबारा से क्या करवा सकती है, जो दोबारा से फाइल ओपन करवा सकती है, पुनरीक्षण करवा सकती है, रिट दोबारा से डाल सकती है, ठीक है। और जनहित ने कोई भी याचिका की है तो हम न्यायिक सक्रियता का मुख्य माध्यम माना जाता है, यानी कि जनहित याचिका किसी ने दोबारा से रिट डाली है या याचना की है तो उसके ऊपर दोबारा से भाई एक्शन लो, ये सारा अधिकार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का है, ठीक है। जैसे यहाँ पर न्यायिक सक्रियता के 2 मामले आए, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने जो 2G घोटाला था उसकी सीबीआई जांच करने की में अपनी पूरी भूमिका निभाई। दूसरा था हसन अली खां के खिलाफ आतंकी कानून को लाने में, ठीक है। इसके अतिरिक्त न्यायिक सक्रियता लोकतंत्र को और भी मजबूत बनाने में मदद करती है। इसकी अगर न्यायिक सक्रियता नहीं है तो लोकतंत्र सच्चे मायने में लोकतंत्र नहीं है। देखो भाई, छोटी सी बात है, इतनी डिफिकल्ट वे में बता रखी है इन्होंने। न्यायिक सक्रियता यानी कि जुडिशरी पार्टिसिपेशन का मतलब होता है कि जो न्यायालय है, यानी कि चाहे आप सुप्रीम कोर्ट लगा लो या हाई कोर्ट लगा लो, वह तुरंत एक्शन में आकर जो उसके सामने रिट दायर की है या जो भी याचिका की है उसका फटाफट क्या करवाता है, सोल्यूशन करवाता है। यही हमारी न्यायिक सक्रियता कहलाती है, ठीक है। इसमें 2 एग्जाम्पल भी लिए गए हैं आपके, जैसे 2G घोटाला हुआ उसमें फटाफट सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि भाई इसकी सीबीआई जांच करवाओ, तो सीबीआई जांच करवाई और उसकी तह तक पहुंचा गया। दूसरा यहाँ पर कोई भी एक आतंकी था, आतंकवाद के लिए एक नया कानून बनाने की भी ये क्या है, न्यायिक सक्रियता का ही एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये होती है न्यायिक सक्रियता, यानी कि जल्दी से जिम्मेदारी से काम करना और एक्टिव तरीके से पार्टिसिपेशन करके फटाफट काम को या मामले को सुलझाना। आ गया समझ में? आगे देखो, अगला आपका विधायिका का क्या अर्थ है, संरचना एवं कार्यों पर प्रकाश डालिए, या फिर भारतीय संसद किस प्रकार कार्यपालिका पर कंट्रोल रखती है, ये बताना है। क्या भारतीय संसद एक प्रभुता संपन्न विधि निर्माण संस्था है, स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले बात आती है विधायिका का अर्थ। विधायिका को आमतौर पर संसद के पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त किया गया है। विधायिका लैटिन भाषा के लेक्स शब्द से डिराइव हुआ है, जिसका अर्थ है विधि के द्वारा विधिक शासन, यानी कि जो हमारा कानून है, कानून के द्वारा विधिक शासन से है। विधायिकाएं सरकार की उत्कृष्ट योजना में विधि निर्माण निकाय थी। आज कार्यपालिका के ऊपर कंट्रोल रखने के लिए इसके महत्वपूर्ण कार्यों जिसका ये निष्पादन करती हैं में से एक कार्य यह है कि हस्तक्षेप प्रक्रिया में विविध विधायी समितियां और नए नए प्रतिष्ठान सामने आए हैं। अर्थात विधायिका वह स्थल है जहां सर्वाधिक राष्ट्रीय नेतृत्व और सहभागिता लोकतंत्र में प्रशिक्षित होता है। तथापि प्रतियोगिताओं, विचार विमर्श और रचनात्मक नीतिगत कानून के स्वरूप वाला कथोपकथन वार्तालाप विधायिका में अवसतत राजनीतिक प्रक्रिया के मूल में बना रहता है। देखो भाई, जो हमारी विधायिका है, विधायिका क्या है, ये क्या है, जो हमारा संसद है उसी का पर्यायवाची शब्द है, जो क्या है लैटिन भाषा के लेक्स से निकल के आया है, जिसका अर्थ होता है कानून के द्वारा शासन, ठीक है। विधायिका का मतलब है कानून के अंदर रहकर शासन करना, ठीक है। इसमें अगर हमें देखो, विधायिका सरकार की उत्कृष्ट योजना में कानून निर्माण निकाय थे। विधायिका क्या होती है, एक सरकार की उत्कृष्ट योजना या कानून का निर्माण करने वाली इम्पोर्टेंट संस्था होती है जो हमारी कार्यपालिका पर भी कंट्रोल रखती है, यानी कि जो विधायिका होती है जिसको आप संसद भी बोल सकते हो, इसका अर्थ होता है कानून के अंदर रहकर शासन करना। तो ये क्या है, जो कार्यपालिका है उनके ऊपर भी कंट्रोल करती है, उनके ऊपर निगरानी रखती है कि वो किस तरीके से शासन कर रहे हैं, किस तरीके से जो समितियां बनाई गई है किस तरीके से काम कर रही हैं, ठीक है। विधायिका वह स्थान होता है जहां पर सर्वाधिक राष्ट्रीय नेतृत्व और सहभागिता लोकतंत्र में प्रशिक्षित होते हैं। इसमें प्रतियोगिताएं, विचार विमर्श, रचना, नीतिगत कानून
वार्तालाप, ये सारे मूलभूत बने रहते हैं। देखो भाई संसद है तो संसद में क्या है, मीटिंग्स होती रहती हैं, किसी भी टॉपिक को लेकर कोई भी विचार विमर्श होता रहता है, उनके बीच में डिबेट भी होता रहता है, ठीक है। और सारे के सारे जितने भी लीडर्स हैं वो यहाँ पर क्या करते हैं, पार्टिसिपेशन करते हैं। उसके बाद है विधायिका की संरचना। इसका मीनिंग का क्लियर हुआ है। विधायिका का अर्थ होता है कानून के अंदर रहकर शासन करना, ठीक है। अब है विधायिका की संरचना। स्ट्रक्चर क्या है विधायिका का? लोकतंत्र प्रणाली के तहत क्रियाशील भारत में विधायिका केंद्र, राज्य और स्थानीय विधायकों, उनके औपचारिक और अनौपचारिक प्रबंधों का कुल जोड़ है। यानी कि जो हमारा विधायिका है वह हमारे सेंटर, स्टेट और जितने भी लोकल बॉडीज हैं उनके फॉर्मल और इनफॉर्मल मैनेजमेंट का टोटल जोड़ है, जो अन्य स्टेट इंस्टीट्यूट्स और परिवेश के साथ इंटर रिलेशन करती है, इंटरेक्शन करती है। स्टेट विधायिका जिसे संसद के रूप में जाना जाता है, राष्ट्रपति और 2 सदन लोकसभा तथा राज्यसभा से मिलकर बनती है। राज्य विधायिका में कुल राज्यों के राज्यपाल और 2 सदन विधानसभा और विधान परिषद शामिल होते हैं। एक सदन विधानसभा होगा और स्थानीय विधायिका ग्राम सभा और न्यायपालिका संविधान द्वारा गठित एक स्वशासन का प्रतिष्ठान है। संबंध राज्य द्वारा आंतरिक की जाने वाली पर्याप्त विधियां शक्तियां प्राप्त करते हुए 73वें और 74वें संशोधन पर अभी कार्यवाही जारी है। अब देखो भाई इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। जो हमारी विधायिका है जिसको आप संसद भी बोल सकते हो, इसका क्या स्ट्रक्चर है। इसके अंदर एक तो क्या है, ये हमारे जो कार्यपालिका है, लोक कार्यपालिका, उसके ऊपर कंट्रोल करती है। यानी कि जो भी हमारा स्टेट हो गया, सेंटर हो गया और जितनी भी लोकल बॉडीज हैं जो इसके अंतर्गत काम कर रही है, उनके फॉर्मल इनफॉर्मल सभी कामों के ऊपर ये ध्यान रखता है। दूसरा, इसको हम संसद के रूप में जानते हैं। इसमें 2 सदन होते हैं, एक राष्ट्रपति, दो सदन होते हैं, एक लोकसभा जिसको बोलते हो और दूसरी होती है हमारी राज्यसभा, ठीक है। यानी कि जो हमारा संसद है या विधायिका है 2 चीजों से मिलकर बनी है, लोकसभा से और राज्यसभा से। और राज्य के अंदर भी क्या हो जाता है, राज्य में कुछ राज्यों में राज्यपाल और 2 सदन होते हैं। इंडिया में क्या है, तो राष्ट्रपति है, फिर सबसे पहला बंदा है जो वो राष्ट्रपति होगा, उसके बाद आती है हमारी लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा में, राज्य विधायिका में देखें तो पहले नंबर पे हमारा राज्य का राज्यपाल आएगा, उसके बाद विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है। और अगर हम स्थानीय विधायिका देखें, लोकल लेवल पे देखें तो ग्राम सभा और नगर पालिका। पेज नंबर 40 है बेटा। स्ट्रक्चर में क्या कर दोगे भाई तुम, अपने एक वो दे देना, यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाते समय डायग्राम दे देना। सबसे ऊपर लिख लेना संसद। संसद में 2 काम बता दिए इसने, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। फिर राज्यसभा में भी 2 पार्ट कर देना, विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है। ये बात है जो इसने घुमा फिरा के लिख रखी है। और जो संसद है वो हमारे चाहे स्टेट है, चाहे सेंटर है या फिर कोई भी लोकल बॉडीज है, उन सब के फॉर्मल और इनफॉर्मल जो भी वो काम कर रहे हैं उनके ऊपर निगरानी भी रखती है, ठीक है। जो भी पास होते हैं कानून वो इन्हीं मीटिंग्स में होते हैं। तो कुछ क्लियर हुआ है बेटा इसके स्ट्रक्चर में। बस ये ध्यान रखना, संसद ऊपर लिखा संसद, संसद को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, लोकसभा और राज्यसभा। उसके बाद राज्यसभा फिर से 2 पार्ट में डिवाइड होगी, आपकी विधानसभा और विधान परिषद। हमारा संसद में तो क्या होगा, राष्ट्रपति होता है और राज्यसभा का जो मुखिया होता है वो कौन होता है, राज्यपाल होता है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, विधायिका का क्या अर्थ होता है? विधायिका का मतलब अर्थ क्या होता है? बस 2 वर्ड में बता दो। हाँ जी, वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर दे रखा। जो डिफिकल्ट लैंग्वेज है ना उसको आप अपनी अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके लिखना। अब देखो भाई इसकी संरचना हो गई। अब देखते हैं ये काम क्या क्या करती है।
जो संसद है हमारा, जिसको आप विधायिका भी बोल रहे हो, वो क्या क्या काम करता है अब देखते हैं भाई। एक तो कानून बनाना, दूसरा फाइनेंस के ऊपर कंट्रोल करना, कार्यपालिका के ऊपर कंट्रोल करना, न्याय संबंधी कार्य, निर्वाचन संबंधी कार्य, ठीक है, संविधान में संशोधन करना, विदेशी नीति पर कंट्रोल करना और जनता की शिकायतों को दूर करने में सहायता करना। ठीक है, देखो भाई क्या क्या काम करता है। सबसे पहला काम करता है हमारा संसद या विधायिका, जिसको बोल रहे हैं कानून बनाना। ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट काम है। समाज की सिचुएशंस को देखकर, नीड को देखकर कानून का निर्माण किया जाता है। जो पुराने कानून हैं उनको वर्तमान परिस्थिति के अनुकूल नहीं होते हैं, उनमें संशोधन करके वर्तमान परिस्थिति के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। तो सबसे पहला काम क्या करता है, कानून बनाना, लॉ स्थापित करना। ठीक है, दूसरा है फाइनेंस के ऊपर, वित्त के ऊपर कंट्रोल करना, यानी कि जो भी बजट पास किया जाता है, वार्षिक बजट पास भी क्या आपका विधायिका के अंदर ही किया जाता है। कोई भी नया टैक्स लगाना है, किसी भी पुराने टैक्स को हटाना है, ठीक है, पैसा कहाँ पर कितना जाएगा, इन सब की मंजूरी भी, कितना खर्च करना है, कितना आपका उसमें अदर चीज़ों में जाना, तो ये सारे के सारे काम कहाँ पर होते हैं, आपके विधायिका या संसद के अंदर। ठीक है, फाइनेंस के ऊपर कंट्रोल। उसके बाद है कार्यपालिका पर कंट्रोल करना। जो इसका एक मुख्य कार्य क्या है, कार्यपालिका पर कंट्रोल करना भी है, ताकि वे अपना मनमानी करने से रोक सके। ठीक है, जिन देशों में संसदीय शासन व्यवस्था है वहाँ विधायिका या मंत्रिमंडल पर कंट्रोल रहता है। ठीक है, यानी कि जिन देशों में हमारी संसदीय शासन व्यवस्था, संसद वाले शासन की व्यवस्था है, वहाँ पर क्या है, विधायिका के का मंत्रिमंडल पर कंट्रोल रहता है। ठीक है, सदस्य मंत्रियों से प्रश्न आदि पूछ सकते हैं जिनका उन्हें उत्तर देना पड़ता है। वे पॉलिसी व अन्य कार्यों की आलोचना कर सकते हैं और उनके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास करके उन्हें त्याग पत्र देने के लिए विवश भी कर सकते हैं। विधायिका मंत्रियों के कार्यों की जांच पड़ताल करने के लिए छानबीन समितियां भी नियुक्त कर सकती है। ठीक है, तो कार्यपालिका पर कंट्रोल करना, तो जो विधायिका है हमारा, उसका मेन काम कार्यपालिका पर भी कंट्रोल करना है। जितना भी मंत्रिमंडल है उसके कामों पर भी क्या है, कंट्रोल करना है। और क्या है, एक अविश्वास पत्र भी क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं, जो किसी को भी त्याग पत्र देने के लिए विवश कर सकता है। उसके बाद है आपका न्याय संबंधी कार्य। संसद को कुछ न्याय संबंधी कार्य भी करने होते हैं। वह न्याय तो नहीं करती, परंतु प्रशासन के उच्च अधिकारियों के भाग्य को बदल सकती हैं। भारत में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों तथा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति आदि को विधायिका द्वारा महाभियोग के अपराध के सिद्ध होने के फलस्वरूप हटाया जा सकता है। इस प्रकार अमेरिकन कांग्रेस राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और उच्चतम न्यायालय के जितने भी जजेज हैं उनको हटाने का अधिकार रखती है। यानी कि संसद के पास ये अधिकार है कि वह किसी भी उच्च अधिकारी का भाग्य बदल सकती है। भाग्य बदलने का मतलब उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी पास कर सकती है, लेकिन उसके लिए लोगों की वोटिंग होती है और 2/3 लोगों का उसमें अंदर उसके विपक्ष में होना होगा, तभी हटा सकते हैं। ठीक है, और किसी भी हाई कोर्ट के जज को, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति आदि को इसके महाभियोग के अपराध में सिद्ध होने के फलस्वरूप हटाया जा सकता है। आगे है निर्वाचन संबंधी कार्य। आधुनिक जो विधायिका, उसको कुछ एक निर्वाचित संबंधी कार्य भी करने पड़ते हैं। भारत में संसद राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। अपने अपने सदनों में वह कुछ ऐसे अधिकारी जैसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और उपसभापति का भी चुनाव करती है। यानी कि संसद क्या है, चुनाव का भी काम करती है। चुनाव में क्या है, जैसे मान लो न्यायाधीशों को चुनना है तो राष्ट्रपति और उसका मंत्रिमंडल क्या है, सलाह मशवरा करके उसको चुन लेंगे। कोई भी अध्यक्ष चुनना है, स्पीकर चुनना है, कोई भी उपसभापति का चुनाव करना है, तो ये संसद के द्वारा किया जाता है। उसके बाद संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मान लीजिए कोई चीज़ हमें ठीक नहीं लग रही, तो उसमें भी संशोधन कर सकते हैं। इसमें सबकी बाकायदा एक मीटिंग होगी, सारे मंत्रिमंडल सब अपने विचार प्रस्तुत करेंगे और उसके बाद जो सही ढंग से संशोधन लगेगा उसको एप्लीकेबल कर दिया जाएगा। विदेश नीति पर कंट्रोल। ठीक है, देश के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर कंट्रोल रखती है। सरकार को अपने विदेशी नीति
विधायिका से पास करवानी पड़ती है, यानी कि जो हमारी विदेशी नीति होती है, फॉरेन की जो पॉलिसी है, वो पहले हमारी संसद से पास होनी पड़ती है, यानी कि उसकी स्वीकृति लेनी पड़ती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति अन्य देशों के साथ जो भी संधियां करता है, उसके लिए सीनेट, जो कि वहां की विधायिका का ऊपरी सदन है, उसके 2/3 बहुमत से स्वीकृति लेनी पड़ती है विदेश नीति पर। यानी कि इसने बोला जैसे अमेरिका में कोई भी नया कानून पास होगा तो पहले सीनेट, जहां पर ऊपरी सदन के 2/3 व्यक्ति हैं, वो अपनी वोटिंग करेंगे, तब जाकर कोई विदेश नीति बनेगी। उसके बाद है जनता की शिकायतों को दूर करने में सहायता करना। ये किस किस में हेल्प करता है? हमारे राजनीतिक कार्यों, प्रशासन संबंधी मामलों पर तो विचार विमर्श करता ही है, साथ में जनता को प्रशासन के विरुद्ध अनेक प्रकार की शिकायतें होती हैं, ठीक है, तो विधायिका के सदस्य अपने अपने निर्वाचित क्षेत्र के लोगों की, यानी कि जहां जहां से वे चुने गए हैं, वहां वहां के लोगों की शिकायतों को सदन के सामने रखते हैं और उन्हें दूर करवाने का प्रयास करते हैं। विधायिका में हुए वाद विवादों में लोगों को राजनीतिक शिक्षा भी प्राप्त होती है। तो भाई देखो, संसद के क्या क्या कार्य हैं, एक बार फिर से ओवरव्यू ले लेते हैं। कानून बनाना, ठीक है, जो भी फाइनेंस है उसके लिए उस पर कंट्रोल करना, बजट तैयार करना, किसको कितना बजट जाएगा, कार्यपालिका पर कंट्रोल करना, यानी कि इसके अंदर जितने भी मंत्रिमंडल है विधानसभा के अंदर, वो क्या क्या काम कर रहे हैं, उनके ऊपर कंट्रोल करना। न्याय संबंधी कार्य में, चुनाव संबंधी कार्य में हेल्प करती है, संविधान में कोई संशोधन करना हो तब हेल्प करती है, विदेश नीति पर कंट्रोल करना, यानी कि विदेशी कंट्रोल नीति बनानी, तो भी जनहित की शिकायतों को दूर करने में भी सहायता करती है। तो ये थी आपकी विधायिका का अर्थ, इसके कार्य। समझ में आया? समझ में आया या नहीं आया? चलो ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गए ना। अब ये बताओ मुझे, अगला राष्ट्रपति वाला करवाऊं या शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करवाऊं? ठीक है, तो शॉर्ट्स पे आ जाओ। 5 क्वेश्चन किए थे कल हमने। छठा क्वेश्चन है विधायिका का, सॉरी, उच्च न्यायालय की 2 शक्तियों का प्रकाश डालिए। उच्च न्यायालय की 2 शक्तियां। अच्छा, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति क्या है? पढ़ बेटा आरती एक बार इसको। राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करना, ये क्या होता है? जब राष्ट्रपति कोई भी आदेश दे देता है, ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति के हाथ में इतनी पावर है कि मान लो संसद से कोई कानून नहीं संभल रहा, तो वह अचानक से क्या है, कोई भी अध्यादेश जारी कर सकता है, कोई भी कानून जारी कर सकता है, ठीक है। अध्यादेश संसद द्वारा पारित किए गए कानूनों के समान ही लागू होता है, ठीक है। ये क्या है, संसद का अधिवेशन आरंभ होते ही संसद के समक्ष रखना होता है, पहले संसद के अंदर के लोगों के सामने रखना होता है और फिर इसको जारी कर दिया जाता है। अगर 6 सप्ताह के अंदर संसद अपना कोई कानून नहीं पास करती है, ठीक है, इसे स्वीकृति नहीं देती है, तो वह स्वयं ही समाप्त हो जाता है। यानी कि इमरजेंसी में कोई भी आदेश लागू कर देना, वो वाली बात यहाँ पे होती है, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करना।
और अपने देश में ना अभी तक सिर्फ 3 बार ही ऐसा हुआ है जो राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी किया है और राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, और तीनों बार भी तभी हुआ है जब अपने यहाँ पर युद्ध की सिचुएशन थी। जैसे 1960, जैसे भारत और चीन का युद्ध हुआ था, उस टाइम पे राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, और मतलब युद्ध के टाइम पे ही हुआ, जब इमरजेंसी घोषित हुई थी तभी। उसके बाद है आपका प्रधानमंत्री की 2 शक्तियों के नाम लिखे। प्रधानमंत्री के हाथ में देखो भाई क्या क्या शक्तियां हैं। एक तो प्रधानमंत्री देश का मुखिया होता है, उसका सबसे पहला काम होता है प्रधानमंत्री के रूप में चुनाव के पश्चात अपने मंत्रिमंडल का निर्माण करना। सबसे पहला काम तो क्या होता है भाई, प्रधानमंत्री बन गया, अब उसको अपने मंत्रिमंडल का निर्माण करना कि कौन शिक्षा मंत्री बनेगा, कौन कृषि मंत्री बनेगा, कौन स्वास्थ्य मंत्री बनेगा, कौन गृह मंत्री बनेगा। ठीक है, उसके बाद है आपका दूसरा काम है इसका, लोकसभा में बहुमत दल का नेता होने के नाते लोकसभा के नेता के रूप में भी कार्य करता है। दूसरी शक्ति क्या है, लोकसभा के नेता के रूप में भी कार्य करना। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल का संक्षिप्त परिचय दीजिए। राज्यपाल कौन होता है भाई, राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है। जैसे देश का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, वैसे ही राज्य का प्रमुख पहला व्यक्ति राज्यपाल होता है। ठीक है, इसके राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श के अनुसार ही करता है। राज्यपाल की नियुक्ति करते समय ये देखा जाता है कि राज्य के मुख्यमंत्री का भी परामर्श लिया जाता है, यानी कि जिस स्टेट का हम राज्यपाल गवर्नर नियुक्त कर रहे हैं उसके सीएम से भी परामर्श लिया जाता है। हालांकि ऐसा करना आवश्यक नहीं है, राज्यपाल के नाम से ही राज्य के सभी कानून लागू होते हैं। ठीक है, और ये बात भी ध्यान में रखी जाती है, जो गवर्नर चुना जाता है वह उस स्टेट का नहीं होता है। जैसे हरियाणा का एक है वे जो वो शायद उसमें राजस्थान के हैं गवर्नर। प्रधान कौन है राजस्थान के गवर्नर, वो हमारे हरियाणा के हैं, नाम भूल गई, दिमाग से निकल गया मेरे। और जैसे हमारे हरियाणा के जो गवर्नर हैं वो साउथ साइड के हैं। ठीक है, तो जो राज्यपाल होता है एक तो वह उसी स्टेट का नहीं होना चाहिए, दूसरी स्टेट का होता है। दूसरा, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के अनुसार ही होती है, और जिस स्टेट में उसको भेजा जाना है उस स्टेट के मुख्यमंत्री से भी परामर्श कंसल्टेंट की जाती है। उसके बाद राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री का संक्षिप्त परिचय दीजिए। मुख्यमंत्री कौन होता है, राज्य का मुख्यमंत्री लगभग वही स्थान है जो केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री का होता है। ठीक है, जैसे सेंटर में प्रधानमंत्री होता है, तो अभी चेंज हो गया, तो शायद इससे पहले वाला था जो वो हरियाणा का था, जो राजस्थान में गवर्नर थे। अभी हो सकता है चेंज हो गए होंगे। राज्यपाल राज्य का नाम मात्र का अध्यक्ष होता है, वही राज्य का शासन मुख्यमंत्री, और यानी कि इसका भी काम वही है जैसे प्रधानमंत्री का था, नियुक्ति होती है अपने मंत्रिमंडल की वो करना, निर्माण करना। ऐसे ही मुख्यमंत्री भी अपने मंत्री परिषद की क्या करता है, शासन मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के सदस्यों के परामर्श के अनुसार चलता है। मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। राज्य का वास्तविक शासक मुख्यमंत्री ही होता है, और मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान की धारा 164 के अनुसार राज्यपाल के द्वारा की जाती है, गवर्नर के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो ये आज आपको यहाँ तक करना है। ठीक है, 14 जो क्वेश्चन है यहाँ तक आपको करने हैं। समझ में आ गए दोनों को? चलिए तो ठीक है, फिर ब्रेक ले लेते हैं 10 मिनट का, फिर नेक्स्ट क्लास के लिए आ जाना। ओके ओके जी, बाय एवरीवन।